हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जैसा आपको पता होगा, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें जनरल रूल में कंप्लीट करवा चुका हूं। लीव रूल 2016 चले हुए हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 6 तक करवा चुका हूं। आज है चैप्टर नंबर 7, अवकाश के साथ संयोजन। मतलब आप किस किस तरह के अवकाश एक साथ ले सकते हैं। जो वो कहते हैं ना कि भाई इसके साथ ये अवकाश जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशन कौन कौन से अवकाश का हो सकता है, और रविवार इतवार की छुट्टी के आगे पीछे कौन से अवकाश ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो इस चैनल को बिना देरी के सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको हरियाणा सरकार से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, अभी जैसे पीछे HRMS 2 की बात आई, मैंने वीडियो बना के बहुत अच्छे से समझाया था, आपने देख भी ली होगी। नहीं देखी है तो आई बटन में इधर वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले जनरल रूल की प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले लीव रूल की जो चीजें उन सब की वीडियो मिल जाएगी। एक्स ग्रेशिया की वीडियो आपको मिल जाएगी इधर, पनिशमेंट रूल की, कंडक्ट रूल की, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन में। और मेरा टेलीग्राम का लिंक है जिसमें लगभग 14,500 कर्मचारी जुड़ चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके ऊपर जुड़ जाना। उस पर मैं PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ, जो भी कर्मचारी रिलेटेड रूल वगैरह या कोई इंस्ट्रक्शन जो भी आती है उसकी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। और व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का व फेसबुक का, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पे जुड़ सकते हो। देखो, अवकाश के साथ संयोजन। तो रूल नंबर 28 क्या है जी? छुट्टियों और अवकाश का संयोजन कैसे बनेगा? रूल नंबर 28 का क्लॉज 1 क्या कहता है? अवकाश के साथ छुट्टी का संयोजन कैसे? अवकाश स्वीकृत अधिकारी, यानी कि जो अवकाश को आपकी स्वीकृति देगा, रविवार तथा अन्य मान्यता द्वारा छुट्टियों या लंबी छुट्टी को अवकाश के प्रारंभ में लगाने अथवा अवकाश के पीछे लगाने या अवकाश के प्रारंभ या दोनों पीछे दोनों में लगाने के लिए इन नियमों के अधिकथित परिस्थितियों तथा शर्तों में अनुमति दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं। जैसे आपने छुट्टी ली, मान लो कब की? थर्सडे और फ्राइडे आपने छुट्टी मांगी जी, दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है सैटरडे और संडे की तो छुट्टी वैसे ही होती है। तो अगर आपको इन दो छुट्टी के साथ सैटरडे और संडे की छुट्टी का भी ऑफिशियल छुट्टी चाहिए एक तरीके से, समझ गए? एक तो होता है ऑटोमेटिक छुट्टी होना, लेकिन बीच में बुला सकते हैं। लेकिन जब आप छुट्टी पे जा रहे हो कहीं पे, तो एक होता है सफिक्स, एक होता है परिफिक्स। तो जो चीज आती है आपकी छुट्टी के बाद, यानी कि छुट्टी थी बृहस्पति और शुक्रवार को आपकी, और आप लेना चाहते हो सैटरडे और संडे, तो ये बोल ली जाएगी आपकी सफिक्स। मतलब पीछे लगाना, अपनी छुट्टी के पीछे सैटरडे संडे को जोड़ना होता है सफिक्स। और अगर आप लेते मान लो मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं 4 दिन घूमने जाना चाहता हूं, सैटरडे को मैं निकलना चाहता हूं और मंगलवार और बुधवार की, सॉरी, सोमवार मंगलवार की छुट्टी ले लूंगा, तो इन 2 दिन को छुट्टी के रूप में परिवर्तित करने के लिए ऑफिशियल तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो, तो वो होती है जी प्रीफिक्स। मतलब जिस दिन आप छुट्टी जा रहे हो उससे पहले छुट्टी की अगर कोई सरकारी पड़ रही है, कोई सरकारी छुट्टी हो सैटरडे संडे की, उसको अपने में संयोजन करवाना उसका, तो ये रूल उस चीज का है। तो अगर आपकी छुट्टी लेने से पहले आती है कोई छुट्टी सरकारी तो प्रीफिक्स, बाद में आती है तो सफिक्स, ये आप जुड़वा सकते हो बाकायदा जब छुट्टी लोगे उस दिन। ये नहीं है अगर आपने गलती क्या करते हो, मान लो आपने ले ली मंडे की और ट्यूसडे की छुट्टी, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है भाई संडे और सैटरडे की तो छुट्टी होती है, लेने की क्या जरूरत है, और आप सैटरडे को ही निकल गए मान लो यहां से घूमने के लिए शिमला। अब कोई काम आ गया ऑफिस में, अब आपने तो छुट्टी डाली हुई केवल मंडे की और ट्यूसडे की, और संडे को वो कह दे संडे को मंत्री साहब आ रहे हैं और सभी की छुट्टी, भाई किसी की छुट्टी नहीं होगी संडे की, ठीक है। अब वैसे तो कैंसिल ये भी हो सकती है, लेकिन कुछ इसके भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। अगर बाहर निकल जाए स्टेशन लीव लेके जाए तो वो परिस्थिति देखी जाती है, लेकिन संडे को अगर वो आपको बुला रहा है तो फिर आपको आना पड़ेगा। अब आप वो शिमला कैसे आओगे? इसलिए ये चीजें होती है संयोजन की, कि पहले की छुट्टी जोड़ना, पीछे की छुट्टी जोड़ना। ये आप जब भी कभी छुट्टी लो, इस तरह से अगर छुट्टी पड़ रही हो आगे पीछे, तो उसको लेके जाना ऑफिशियल तरीके से। रूल नंबर 28 का 1 कहता है। दूसरा है जी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के मामले में अवकाश के साथ छुट्टी और छुट्टियों का संयोजन। मतलब आप मेडिकल लीव पे हो और उसके साथ आप कोई सरकारी छुट्टी काउंट करवाना चाहते हो, साथ में जोड़ना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? देखो, इसमें लिखा है जब कोई सरकारी कर्मचारी कार्यालय में हाजिर होने में चिकित्सीय रूप से अवस्थ प्रमाणित होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि मैं बीमार हूं, या मतलब बीमार तो नहीं कह सकते, वैसा कोई मेडिकल पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, ये नहीं कि बुखार हो गया तो मेडिकल लीव ले ली, नहीं, वो CL में आएगी। तो अगर ऐसा केस है मेडिकल का,
और छुट्टियां प्रमाणित किया गया है। छुट्टी यदि कोई हो के ठीक पूर्व दिन को जिसको उसे इस प्रकार प्रमाणित किया गया कि सप्ताह अवकाश से प्रारंभ लगाया जाना अनुज्ञात होगा। छुट्टी यदि कोई, वही चीज है सेम कि भाई आप बीमार हो और आपने एकदम से कोई कह दिया भाई मैं चिकित्सा प्रमाण पत्र पे छुट्टी पे हूँ, मेडिकल लीव पे हूँ, तो उससे पहले की कोई छुट्टी और उससे बाद की छुट्टी को आप इसमें जुड़वा के कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो आपने 10 दिन की छुट्टी लेनी है और आपका सैटरडे संडे जुड़ के 10 दिन हो रहा है लास्ट का, आपको मंडे को जाना है, तो आप एक काम करो कि जो 2 दिन की हैं उनको तो सफिक्स में जोड़ो और फ्राइडे तक की छुट्टी मांगो और ये कहो जी मेरे जो सैटरडे संडे की इसके साथ संयोजन करने की अनुमति दी जाए। तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी मतलब ये होगा आपकी ऑफिशियल जो छुट्टी कटेगी वो फ्राइडे तक की कटेगी और ये 2 छुट्टी आपकी नहीं कटेगी, छुट्टी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लिख के देते हो कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसमें फिर सैटरडे संडे सब जुड़ जाते हैं। तो यही चीज इसमें बताई गई है सफिक्स और परिफिक्स वाली। दूसरा भी यही है, जब सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी ग्रहण करने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र में फिट किया जाता, प्रमाणित किया जाता, क्योंकि जब मेडिकल अनफिट हो तो जब ज्वाइन करोगे तो फिट भी होना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा फिट होने का प्रमाण पत्र। तो वही चीज है कि अगर उससे उत्तरवर्ती दिन को जिसको प्रमाणित उस दिन शहीद किया गया सप्ताह अवकाश के पीछे लगाया जाना अनुज्ञात होगा और छुट्टियां यदि कोई हो तो पूर्व को प्रमाणित किया जाएगा, अवकाश के रूप में समझा जाएगा। वही चीज है जो बता दी। इसका 3 है जी, अवकाश की विभिन्न किस्मों का संयोजन। तो इन नियमों के अधीन अन्य प्रकार की जो किस्म या संयोजन हो तो इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है। जैसे आगे इसमें देखो टिप्पणी नंबर 1 क्या लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव, लघु आकस्मिक अवकाश जो आपकी हाफ पे लीव, सॉरी हाफ कैजुअल लीव कह सकते हो, हाफ डे लीव, आधी छुट्टी, या संगरोध अवकाश जो इस नियमों के अधीन अवकाश के रूप में मान्य नहीं है। इन नियमों के अधीन अनुदेय किसी अन्य प्रकार की किस्म का संयोजन नहीं की जाएगी। यानी कि सीएल के साथ किसी अन्य प्रकार की छुट्टियों का संयोजन नहीं हो सकता है। ये बात मेन है इसकी कि सीएल के साथ, और चाहे आपका लघु आकस्मिक अवकाश हो या ये हो संगरोध उसी कहते हैं, तो उस चीज को आप अन्य किसी भी किस्म के अवकाश के साथ मर्ज नहीं कर सकते, इकट्ठी नहीं कर सकते। ठीक है। अगला, इसमें आगे भी बहुत कुछ है, अभी देखो टिप्पणी नंबर 2। मूलभूत सिद्धांत है कि 2 सरकारी कर्मचारी एक पद पर एक समय पर ड्यूटी पर नहीं हो सकते। इसलिए जब कोई सरकारी कर्मचारी को अवकाश पर अग्रसर होने के लिए छुट्टी के ठीक पूर्व दिन से अपराह्न को प्रभार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुमति दी गई है तो वेतन और भत्ते की किसी अनुवर्ती पुनः व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी किसी मामले में दूसरे को छुट्टी के बाद प्रथम दिन से प्रभावशील होने का निर्देश नहीं देता। उसी प्रकार अवकाश से वापसी पर उत्तराधिकारी के वेतन और भत्ते दी गई हो कि हकदारी जिस दिन का समाप्त होगा के सब से समाप्त हो जाएगी यदि छुट्टियां पीछे से नहीं जोड़ी गई तो। बस ये है जिसके पास एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह होते हैं ना कि भाई ये इसको ये चार्ज है वो दे के जाना पड़ेगा, तो उसके वेतन भत्तों की बात है कि चार्ज देने से पहले भी लेटर नहीं आएगा उसका और फिर बाद में आएगा, उसी हिसाब से उसके वेतन भत्तों की गणना होगी जो आएगा। टिप्पणी नंबर 3 है, ये आपको कोई खास नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। लंबी छुट्टी के अवकाश की बात है अब कि लंबी अवकाश के साथ लंबी छुट्टी का संयोजन कैसे होगा। इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है, लंबी छुट्टी विंग के सरकारी कर्मचारियों का अवकाश लंबी छुट्टी के प्रारंभ या पीछे लगाने के लिए शर्तों के साथ अध्ययन अवकाश की 2 अवधियों के बीच संयोजन करना अनुवाद करता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका आएगा कि संयोजन में ली गई लंबी छुट्टी तथा अर्जित अवकाश की कुल अवधि इन नियमों के अधीन उस समय सरकारी कर्मचारी को देय और उनके अर्जित अवकाश की मात्रा से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने लंबी छुट्टी का संयोजन बनाया है ना, ठीक है, अर्जित अवकाश के साथ, तो वो अवकाश ऐसा होगा कि जो आपका टोटल अर्जित अवकाश है, समझ आना इसको, मतलब जो लंबी छुट्टी आप ले रहे हो ना संयोजन में हो चाहे अर्जित अवकाश के रूप में हो, तो जितने आपके पास अर्जित अवकाश की मात्रा है दे और अदे टोटल में जो भी होते हैं उसकी टोटल क्वांटिटी से ज्यादा की लंबी छुट्टी आपको यहाँ पे संयोजन के रूप में नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मान लो आपके पास केवल 10 ईएल बच रही है, 10 ईएल, ठीक है 10 ईएल, और आप मान लो इसमें 4 दिन की सरकारी छुट्टी आ गई कोई बीच में, अब आप ये चाहते हो कि मैं 7 दिन की छुट्टी और ले लूं और इनको कंबाइन संयोजन बनवा लूं। ध्यान देना इस चीज का कि मैं इसका कंबाइन संयोजन बनवा लूं 11 दिन का, तो ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल 10 ही ईएल है, 10 ईएल से ज्यादा का संयोजन आपका नहीं बन सकता। ये इसकी कहने का मतलब इसका ये है जहां तक मैं समझ पाया हूं। ठीक है, ये दूसरा है जी वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन
पर यानी कि पहले से स्वीकृति पर उन मामलों में प्राप्त किया जाएगा जहां पर अवकाश के साथ लंबी छुट्टी के संयोजन में सरकार का अतिरिक्त खर्च हुआ है। मतलब अगर कोई ऐसी छुट्टी बन रही है किसी की, कोई बंदा ऐसा है कि अगर वो लंबी छुट्टी का संयोजन बना के जाता है कोई और उन छुट्टी की वजह से सरकार का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, तो फिर ऐसे छुट्टी से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस तरह की छुट्टी का संयोजन बना के आपको स्वीकृत किया जाएगा। ये इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है। अब है जी इसमें टिप्पणी नंबर 1। कई बार हम सोचते हैं यार हमने 10 दिन की छुट्टी ली, बीच में तो यार एक सरकारी छुट्टी आ गई, ये नहीं जुड़नी चाहिए हमारी, ये अलग होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखो क्या लिखा, टिप्पणी नंबर 1, अवकाश तथा लंबी छुट्टी के बीच पड़ने वाली मान्यता प्राप्त छुट्टियों विलोमतः लंबी छुट्टी का भाग ही समझा जाएगा। ऐसी मान्यता प्राप्त छुट्टियों को किसी एक समय में सरकारी कर्मचारी को अनुदेय अर्जित अवकाश की अधिकतम मात्रा की संगणना के प्रयोजन के हिसाब से हिसाब लिया जाएगा। मतलब कि बीच में कोई मान्यता प्राप्त छुट्टी अगर आती है आपके छुट्टी के अवकाश के बीच में, लंबे अवकाश के बीच में, तो वो उस छुट्टी का भाग ही समझा जाएगा। ये नहीं कह सकते कि मान लो आपने छुट्टी ली 20 दिन की और बीच में 2 सरकारी अवकाश आ गए तो आपको फिर 20 दिन के बाद 2 दिन और छुट्टी मिलेगी कि बीच में 2 छुट्टी सरकारी थी। नहीं, वो सरकारी छुट्टी आपकी जो 20 दिन की छुट्टी उसी में ही काउंट की जाएगी, अलग से नहीं होगी। दूसरी टिप्पणी है इसकी, आकस्मिक अवकाश को लंबी छुट्टी को आगे या पीछे लगाया जाना भी अनुवाद किया जा सकता है। मतलब अगर आपने लंबी छुट्टी ले रखी है तो उसके आकस्मिक अवकाश को उसके आगे पीछे लगाया जाना भी अनुज्ञात कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके साथ आगे पीछे लगाया जाना, एक तो होता है आप ऊपर आपने पढ़ा होगा संयोजन जो है ना उसके साथ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अलग चीज है कि आपने मान लो 20 दिन की लंबी छुट्टी ली तो खत्म हो गई, ठीक है। खत्म होने से पहले आप ये कह सकते हो कि जी मेरे 2 दिन की छुट्टी इसके साथ और जोड़ दीजिए सीएल, तो 20 के प्लस में आप 2 और कर सकते हो फिर वहां पे, तो वो आपकी जुड़ जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है जी। इसका पॉइंट नंबर 2, जब किसी सरकारी कर्मचारी को लंबी छुट्टी का अवकाश से प्रारंभ में लगाना अनुमत किया जाता है, ठीक है, लंबी छुट्टी को अवकाश के प्रारंभ में लगाना अनुमत किया जाता है, परमिशन दी जाती है, तो हेडक्वार्टर छोड़ने से पूर्व रिपोर्ट करेगा कि वह लंबी छुट्टी की समाप्ति तक प्रभार हस्तांतरित करेगा और प्रभार लेने वाला सरकारी कर्मचारी तब प्रभार लेगा जब तथा अवकाश और वेतन का उत्तरवर्ती पुनर्व्यवस्था लंबी छुट्टी की समाप्ति पर। बस वही है जो चार्ज लेने वाली बात है कि अगर कोई ऐसा काम है जिसमें कोई चार्ज आपको दे रखा हो और लंबी छुट्टी पे आप जा रहे हो तो आपको भाई लंबी छुट्टी शुरू करने से पहले अपना ये सब चीज है ना चार्ज दे के जाना पड़ेगा। और जो चार्ज लेने वाला है वो जब छुट्टी आप वापस पर बाहर आप आके लोगे तो वो सारी चीजें उसको उसी तरीके से व्यवस्था करके देगा। बस ये चीज है। तीसरा है इसमें, जब किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश जिसे छुट्टी के पीछे लगाने के लिए अनुमत किया जाता है तो भारमुक्त किया जाने वाला सरकारी कर्मचारी अवकाश से पूर्व प्रभार देगा तथा वेतन की कोई परिमाण से पुनर्व्यवस्था अवकाश का प्रभाव होगी। ये वही चार्ज वाली बात है, वो थी छुट्टी से पहले करने की, प्रारंभ करने की, ये है बाद में। तो वही फिर वही बात है कि जो भारमुक्त किया कर्मचारी तो वो इस चीज का प्रभार दे देगा। यदि छुट्टी से वापस बुलाने पर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा प्रतिस्थानी उसके स्थान पर तैनात किया गया तो छुट्टी का तत्सम भाग अवकाश के रूप में समझा जाएगा जिसके दौरान प्रतिस्थानी पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। मतलब कि अगर अपनी छुट्टी खत्म हो गई आपकी और आपने फिर भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन आपके स्थान पर जो भी बंदा तैनात किया गया था, जो जिसको चार्ज दिया गया था, तो वो फिर उसको एक तरीके से अवकाश के रूप में समझा जाएगा उस चीज को, ठीक है। ये चीज है। तो भाई मेरे हिसाब से इसमें जो चीज मेन थी वो ये थी कि छुट्टी का संयोजन कैसे करते हैं। बस इस चीज में यही था। चैप्टर नंबर 8 चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश कैसे मिलता है, मेडिकल कैसे मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक आपको समझ आया होगा और कुछ मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे डाउट भी होगा, लेकिन मेन बात इसमें जो मैं बताता हूँ शॉर्ट में, इसका रूल का ये है मेन कि किस छुट्टी के साथ किसका संयोजन हम कर सकते हैं। ठीक है, आपने छुट्टी ली, कोई सरकारी अवकाश संयोजन कैसे करना है, सीएल का उसके साथ ईएल का कैसे जोड़ना है, ये सब चीजें मेन है। बस इसमें कोई घनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समझोगे तो समझ जाओगे। ठीक है जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक, तीनों का लिंक दे दिया है। इससे पहले जितनी वीडियो है एक्स ग्रेशिया, ईएल, सीएल, आपकी जर्नल रूल, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। थैंक यू।